Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Bara. As we know, this is our second video regarding the poem The Sea and the Skylark written by G.M. Hawkins. This is for BA Part 3rd. Okay guys? In our previous video first, regarding this poem, The Sea and the Skylark, we have studied the text of the poem and line by line explanation of this poem. Okay, and this is our second video, and it contains the development of the thought, means the whole explanation of octave part and sestet part of the poem. डियर स्टूडेंट, जैसा आप सब जानते हैं, हमारी ये पोएम द सी एंड द स्काईलार्क, इस पोएम के 3 वीडियो मैंने प्रिपेयर किए हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने सी एंड द स्काईलार्क के टेक्स्ट मीन्स पोएम के टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के रूप में पढ़ा. दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट ऑफ थॉट, मीन्स किस तरीके से ऑक्टेव पार्ट और सेस्टेट पार्ट में पोएट ने क्या एक्सप्रेस किया है, क्या आइडियाज़ दिए हैं. और हमारी थर्ड वीडियो होगी क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, मीन्स सी एंड स्काईलार्क का क्रिटिकल अप्रिसिएशन. डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर एज previous we have discussed that bilingual, they faced much difficulties to understand English to English. So here we also study in Hindi also. Okay, we will also study in Hindi. तो इस पोएम के अंतर्गत अब हम डेवलपमेंट ऑफ द थॉट पढ़ेंगे. As we know, this sonnet, The Sea and the Skylark, is Italian based sonnet. Okay, what is Italian sonnet? As we know, sonnet are 2 types. First is Italian sonnet and second is Shakespearean sonnet. Italian sonnet is based on the old form. It is a old form of sonnet divided into the 2 parts. Okay, the octave part and the sestet part, means a whole 14 lines divided into 2 parts, octave and sestet part, in Italian sonnet. Petrarchan sonnet also we can said. And second type of sonnet is Shakespearean sonnet. It is divided into 3 quatrain and a couplet. Okay, and this is Italian based sonnet, The Sea and the Skylark, and divided into 2 parts, the octave part and sestet part. Dear student, किसी भी सोनेट में फर्स्ट जो ऑक्टेव पार्ट है उसमें पोएट एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ जो है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको डेवलप करता है. और सेस्टेट क्या होता है? सेस्टेट होता है कंक्लूजन टू दी ऑक्टेव, मीन्स जो भी व्यूज़, जो भी थॉट्स वो ऑक्टेव पार्ट में एक्सप्रेस करता है, उन सब व्यूज़ का कंक्लूजन होता है सेस्टेट पार्ट में. जैसा हमने देखा द सी एंड स्काईलार्क में ऑक्टेव पार्ट में पोएट जो है जोयस मूड में है, जोकंड मूड में है, मीन्स ही इज़ इन हैप्पी मूड. वो 2 साउंड्स के बारे में बात कर रहा है. पहली साउंड उसके सॉरी राइट हैंड से आ रही है, वो है कौन सी? टाइड दैट रेन्स अगेंस्ट द शोर, मीन्स समुद्र के अंदर सी वेव्स का जो टाइड हो रहा है, सी वेव का आना
किनारे से टकराना और वापस जाना, मीन्स द एडवांसिंग ऑफ सी वेव्स डैशिंग अगेंस्ट द शोर एंड द रिट्रीटिंग मीन्स वापस लौटना। तो पहली साउंड तो ये सुनाई दे रही है, और दूसरी साउंड कौन सी सुनाई देती है उसको, फ्रॉम द साइड ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ से, और वो कौन सी साउंड है, द लार्क असेंड। लार्क असेंड मतलब स्काई लार्क, जैसा यहाँ पे हमारी लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सॉरी लाइन नंबर 5-6 में लिखा हुआ है, आई हियर लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, आई हियर द लार्क असेंड, मीन्स स्काई लार्क असेंड मतलब हायर अबो इन द स्काई, आकाश में बहुत ऊपर से स्काई लार्क के गाने की आवाज़ आ रही है। तो इन दोनों आवाज़ों को वो सुनता है और इस ब्यूटीफुल मेलोडियस म्यूज़िक को जो है वो बहुत हैप्पी मूड में इनको एक्सप्रेस कर रहा है, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, किस में, इन द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट, ओके। एंड व्हाट वी सी इन द सेस्टेड पार्ट ऑफ द सोनेट, जैसे ही हम सेस्टेड पार्ट शुरू करते हैं, फर्स्ट लाइन सेस्टेड पार्ट की वो कैसी है, हाउ दीज टू शेम दिस शेलो एंड फ्रेल टाउन, मीन्स इसमें शेलो एंड फ्रेल टाउन एक शहर को कहा गया है, जिस शहर में वो है रायल नाम का शहर जो वेल्स में है, और वो जिस कॉलेज में उस समय जो पोएट हैं वो अपनी रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए रुका हुआ था, और उसी के पास में जो है रायल नाम का ये शहर था जिसको उसने क्रमलिंग टाउन कहा है, जो अपने डिक्लाइन की तरफ है, अपने फाल, अपने पतन की तरफ है, अपने नष्ट होने की तरफ है। तो जैसे ही हम सेस्टेड पार्ट में देखते हैं तो वो पोइट का मूड जो है वो एकदम से अनहैप्पी हो जाता है, एकदम से सैड हो जाता है, और वो यहाँ पे कंक्लूजन बताता है। उसका ऑक्टेव पार्ट जो है उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है थॉट्स में, उसके व्यूज़ में, उन सबको कंक्लूड हम देखते हैं, उनका कंक्लूजन सेस्टेड पार्ट में, ओके। लेट्स स्टार्ट our today's topic, the development of thought and explanation of octave and sestet part, okay। कई बार एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपकी जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन कौन सा है जिसमें 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स वाले, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें इस तरीके से जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। तो जब 500 वर्ड्स में हमें लिखना होगा तो फिर हमें उसमें शुरू से ही लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए, राइट ए क्रिटिकल शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन हॉकिंस पोएम द सी एंड द स्काईलार्क। देन क्रिटिकल नोट में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं ओनली, ओके, ओनली क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स उसमें क्या रिटोरिकल क्वालिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होता। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन मतलब ओनली लाइन टू लाइन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज नॉट क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ द पोएम। क्रिटिकल एनालिसिस कंसिस्ट द रिटोरिकल डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स दैट यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम, ओके। तो जब वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तब हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम मीन्स उसमें हम थीम लिखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पोएम का लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट। फिर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये तो हो गया हॉल, किसी भी पोएम का ऑल ओवर क्वेश्चन आता है तो ऑल ओवर क्वेश्चन अगर किसी भी पोएम का हमसे पूछा जाता है और ओनली क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाएगा तो उसको हम वीडियो थर्ड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है, ओके। नाउ स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट? आई होप यू ऑल ऑफ will enjoy this video, this lecture. Let's see the development of the thought and explanation of the octave and sestet part.
The octave part means the first 8 lines of the sonnet reveals Hawke's joyous mood and showing him a great lover of nature. मीन्स जब हम ऑक्टेव पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट की लाइन में हमें नज़र आता है कवि कैसा नज़र आता है, इन हिज जॉयस एंड जॉयस मूड, ओके, अपने एक हैप्पी मूड में नज़र आ रहा है, शोइंग हिम अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। और ये हैप्पी मूड जो है उसका हमें क्या दर्शाता है कि ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी है, प्रकृति को लवर है। बट इन द सेस्टेड पार्ट ही इज सीन इन अ डीप एंड ग्लूमी मूड, लेकिन सेस्टेड पार्ट में वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, सैड एंड ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स भी सैड, अनहैप्पी मूड में। क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ हिज थॉट दैट द मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी। सेस्टेड पार्ट में क्या नज़र आ रहा है कि पोइट जो है अपने सैड मूड में है, और उसका मोस्ट रीज़न क्या है कि मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन जो है, आधुनिक सभ्यता वाला जो आदमी है, इज़ लूजिंग हिज आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खोता जा रहा है। मैन हैज़ द प्राइड ऑफ बीइंग known as the crown of all creatures in the world created by the God. Means man has the pride of being known as the crown of the all creatures, यानी आदमी जाना जाता है धरती पर सभी क्रिएचर्स, सभी प्राणियों में सुप्रीम, सभी प्राणियों में अव्वल दर्जे का होने का जो क्राउन है, उसका गर्व आदमी के पास है। मीन्स एक खिताब जो सबसे बड़ा है वो क्या है, क्राउन ऑफ ऑल क्रिएचर। धरती पे सभी प्राणियों में सर्वे सर्वा जो है वो मनुष्य है। बट लेकिन दे आर एडवांसिंग दियर फॉल ड्यू टू द इंक्रीजिंग मॉडर्निज्म, लेकिन वो अपने फॉल की तरफ जा रहा है, अपने पतन की तरफ जा रहा है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉडर्निज्म, इस बढ़ते हुए मॉडर्निज्म के कारण। मीन्स हेयर the poet wants to say that man is proceeding towards his retrogression and not towards the progression. Progression means आगे बढ़ना। मीन्स मॉडर्न सिविलाइजेशन के जरिए आदमी अपने प्रोग्रेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि किसकी तरफ बढ़ रहा है, अपने रेट्रोग्रेशन की तरफ, अपनी अवनति की तरफ। उन्नति अवनति, ओके। एज वी नो इन हिंदी टू वर्ड्स, उन्नति एंड अवनति। उन्नति मीन्स प्रोग्रेशन एंड वापस गोइंग बैक, रेट्रोग्रेशन मतलब अपने पतन की तरफ, अपनी अवनति की तरफ प्रोसीडिंग करना। तो यहाँ पोइट बताता है कि किस तरह से ऑक्टेव पार्ट में उसने नेचर को अप्रिशिएट किया है, एंड सेस्टेड पार्ट में वो इतना सैड मूड में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि क्या हो रहा है, मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन एडवांसिंग दियर फॉल, अपने फॉल की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दियर इंक्रीजिंग मॉडर्निज्म, ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता के कारण। एंड नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर ऑक्टेव पार्ट, ओके। इन द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट द पोएट हियर्स टू साउंड्स। ऑक्टेव पार्ट में दो साउंड सुनाई देती है, वन ऑफ on his right side, which is of the sea wave dashing and breaking against the seashore, okay। फर्स्ट साउंड कौन सी है? फर्स्ट साउंड है सी वेव की, सी वेव की, समुद्र की लहरों की साउंड, जो कैसी है, डैशिंग, ज़ोर से टकराती हुई, ब्रेकिंग अगेंस्ट द सी शोर, किनारे के ज़ोर से टकराती हुई। एंड द सेकेंड साउंड विच हैज़ ही हर्ड फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड, और दूसरी साउंड वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से सुनता है, वो कौन सी है? इज़ दैट मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क, और वो है स्काईलार्क का मेलोडियस सॉन्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नाउ हियर वी सी, क्या देख रहे हैं हम? वी सी दैट पोएट appreciated nature here. He enjoys the nature. He hears the two sounds. First sound of the sea wave dashing against the seashore, and the second sound of melodious song of skylark. Means here
Hawkins gives a very beautiful depiction of nature, and these two sounds of nature exercise a deep impression upon the poet. और ये दोनों जो नेचुरल फिनोमिना यहाँ हो रहे हैं, नेचुरल एक्ट हो रहे हैं, कौन से? फर्स्ट एक्ट इज द साउंड ऑफ सी वेव एंड सेकेंड इज द मेलोडियस साउंड ऑफ सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क. ये दोनों जो हैं उन्होंने पोइट के ऊपर बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ा है. एंड दे आर टर्म्ड बाय द पोइट एज टू ऑल टू एंड, मीन्स नेवर एंडिंग. ये दोनों साउंड कैसे हैं? बोथ टू साउंड सीम लाइक नेवर एंडिंग टू द पोइट. जैसा हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट, एज वी सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट, ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइसेस टू ऑल टू एंड. ये ओपनिंग लाइन है सोनेट की, जिसमें पोएट ने इन दोनों नॉइसेस के बारे में क्या कहा है? टू ऑल टू एंड, मीन्स दीज टू साउंड्स आर कैसी है? नेवर एंडिंग. ये दोनों साउंड ऐसी है जो कभी एंड नहीं होंगी. मीन्स नेचुरल ब्यूटी हैज़ नेवर एंडिंग. कभी ख़त्म नहीं होने वाली नेचुरल ब्यूटी होती है. यहाँ he just want to show that the beauty of nature is everlasting. हमेशा रहने वाली ब्यूटी नेचर में होती है, ऐसा उसने शो किया है इन दी वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सोनेट. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है टू ऑल टू एंड मीन्स नेवर एंडिंग. इट मीन्स दे हैव बीन हर्ड सिंस टाइम immemorial and will continue to be heard in future. means ये हमेशा इन फ्यूचर तक कंटिन्यू हमें सुनाई देती रहेंगी ये आवाज़ें. and these sounds seem like never ending to him. and next poet says that it is the law of nature that all things on the earth should perish, but this principle of nature does not apply in case of these two natural musical sounds. means यहाँ पोइट मानता है इस चीज़ को. he consider that the natural law, natural principle. what is the natural principle? this natural principle is that the all thing on the earth should perish means to end. धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म तो होना है, लेकिन यहाँ पर पोएट कहता है कि दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ दीज टू नेचुरल म्यूजिकल साउंड. ये जो दो नेचुरल म्यूजिकल साउंड आ रही है, सी वेव की एंड द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क की, ये दोनों म्यूजिकल साउंड के साथ में नेचर का ये प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा है, लागू नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो साउंड है वो कैसी है? टू एंड टू ऑल टू एंड, अनएंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. ये माना कि धरती पर जो चीज़ है उसको एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन ये नेचर का ये जो प्रिंसिपल है ये इनके ऊपर लागू नहीं होता. सी वेव का आना जाना और स्काईलार्क का सॉन्ग जो है इमोर्टल है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा. बिकॉज दी साउंड्स आर इमोर्टल एंड विल नेवर पेरिश. ये बोथ टू साउंड्स आर इमोर्टल एंड नेवर पेरिश, कभी ख़त्म नहीं होगी. एंड ही सेज, और पोइट कहता है अपने पोएम में से ये लाइन. अगर हम क्वेश्चन जब आंसर लिख रहे होते हैं और हमारी पोएम में, हमारे आंसर में हम इस तरह से पोएम की टेक्स्ट लाइन्स अगर हम बीच में लिखते हैं, देन वी कैन गेट गुड मार्क्स. ओके, सो यू शुड राइट the line of the poems in your answer also. On ear and ear, two noises, two all to end. Trench right, the tide that rams against the shore, and left and all land, I hear the lark ascend. Means these are the opening three line of octave part. हमारे octave part की शुरुआती तीन लाइनें हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें पहली लाइन में पोइट बोलता है कि जो दो आवाज़ें मैंने सुनी हैं वो अनएंडिंग है. टू ऑल टू एंड मीन्स नेवर एंडिंग, कभी नहीं ख़त्म होने वाली हैं. फर्स्ट साउंड कौन सी जो मेरे राइट हैंड साइड से आ रही है वो है टाइड, मीन्स सी वेव की आवाज़, रेम्स अगेंस्ट द शोर,
जो क्या कर रही है, एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग और डैशिंग, अटैकिंग, ब्रेकिंग अगेंस्ट दी सी शोर। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी आवाज़ आ रही है, द सॉन्ग ऑफ द स्काई लार्क, जो कहाँ से गा रही है, फ्रॉम हाई अबव द स्काई। ओके, एंड दिस इज द explanation of octave part, first 4 line of the octave part, just only first 4 line. Okay, and this is our next slide. Let's have a look. In the first 4 line of the octave part, the poet tells about the sounds of C wave come from the side of his right hand. पहली 4 लाइन, ऑक्टेव पार्ट की पहली 4 लाइन में कवि हमें बताता है कि सी वेव की जो साउंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हिज, फ्रॉम द साइड ऑफ हिज राइट हैंड, उसके सीधे हाथ की तरफ से। एंड ही सेज, और वो कहता है, दैट द सी वेव्स रेगुलरली स्ट्राइक अगेंस्ट द शी शोर। और वो क्या कहता है कि ये जो सी वेव है वो कंटिन्यूली, रेगुलरली, लगातार स्ट्राइक करती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, स्ट्राइक करती रहेगी, ब्रेकिंग अगेंस्ट द सी शोर, समुद्र के किनारे को जोर से स्ट्राइक करती रहेंगी। विद ईच वेव द वाटर फ्लड्स एंड शोर, फ्लड्स द शोर, एंड देन द वेव्स रिटर्न मेकिंग ऑल्टरनेटिंग रोरिंग साउंड फॉलोड बाय द ब्रीफ पॉज। यहाँ बहुत सुंदर, मीन्स वेरी ब्यूटिफुली ही राइट्स इन 3rd and 4th लाइन ऑफ दिस सोनेट। सब अपने टेक्स्ट, ओके, सबसे पहले बुक खोल के उसमें अपनी टेक्स्ट बुक खोल के उसमें पोएम निकाल के रखा करो। और अब देखिए 3rd and 4th लाइन के अंदर उसने कितना ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली ही depicts the whole phenomena of tide in the sea, as we see, with the flood of a fall, low lull of oral roar, frequenting here while moon shall veer and bend. ओके, 3rd और 4th लाइन में बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने डेपिक्ट किया है कि किस तरह से सी वेव जो है वो आ रही है और थोड़े से पॉज के बाद वापस लौट रही है। और ये फिनोमिना कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, टिल द मून शेल वियर एंड वेंड। वियर एंड वेंड मीन्स लहरों का उतरना चढ़ना चलता रहेगा मून के साथ साथ। जैसा हमने कई बार, आपने ज्योग्राफी में और अन्य सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मून के फेस के ऊपर ही समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा, जो टाइड आता है, वो लहरों का आना जाना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है, मून के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स मून कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, मून का घटने बढ़ने का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, एवरलास्टिंग चलता रहेगा। और जब तक मून का घटने बढ़ने का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक सी वेव्स का भी टाइड जारी रहेगा, किनारे की तरफ आना, देन रिट्रीटिंग, वापस जाना। ये नेचुरल फिनोमिना नेवर एंडिंग है, ये हमेशा चलती रहेगी। एंड हेयर इन द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ द ऑक्टेव पार्ट, वेरी ब्यूटीफुली पोएट depicts the scenery of tide of sea waves, okay, the coming of sea waves and dashing against the seashore, and then after a deep pause, returning, the retreating of sea waves, making a very melodious music. And he hear this melodious music of the sea waves from the right side, from his right hand side. Okay, let's see in our slide. On retreating sound followed by the brief pause and these retreating, ओके, यहाँ retreating इसको पढ़ना आप, मैं टी को क्रॉस करना यहाँ भूल गई, बाय माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे आप पढ़ेंगे द दीज retreating waves make a roaring sound। और ये रिट्रीटिंग वेव, रिट्रीट मतलब वापस जाने वाली, वापस लौटती लहरें जो हैं वो बहुत रोरिंग साउंड, एक गर्जना वाला साउंड, रोरिंग मीन्स दहाड़ने वाला, गर्जना वाला साउंड प्रोड्यूस करती है। और ये साउंड पोइट को बहुत एन्चांटिंग, बहुत बिविचिंग, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड
and these making roaring sound, and this rise and fall in the waves has continued since age. और यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि ये rise and fall है वेव का, वो चलता रहेगा कंटिन्यू सिंस एजेस. एजेस मतलब युगों युगों तक चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा. And this process of nature would continue as long as the moon keeps on exercising its magnetic influence upon the sea, either by becoming smaller or bigger in size or by vanishing altogether. Means the tide, the rising and falling of the sea wave depends on the moon, depends on the size of moon, depends on the smaller and bigger size of moon. Okay, means the tide ebb and fall into the sea occurs as long as the moon's phases change. मीन्स मून का फेज चेंज होता है. हमने पढ़ा है एज ए साइंटिफिकली भी हमने पढ़ा है कि मून जो है वो कैसे उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता है, और पूर्णिमा को हम देखते हैं कि पूरा चांद हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका साइज़ छोटा होने लगता है. अमावस्या को जो है हमें बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता. तो मून के जो फेजेस हैं, हाँ, बिकमिंग स्मॉलर एंड बिकमिंग बिगर, इसी मैग्नेटिक फोर्स पर सी वेव डिपेंड करती हैं. इसी फोर्स के, इसी मून के शेप एंड साइज के ऊपर सी वेव का लहरों का टाइड इब एंड फॉल डिपेंड करता है. तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि जब तक यूनिवर्स में मून है तब तक सी के अंदर भी सी वेव का आना और जाना लगा रहेगा. तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो भी एवरलास्टिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगी. इन द नेक्स्ट 4 लाइन ऑफ द ऑक्टेव पार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 5 to 8. और अब नेक्स्ट 4 लाइन, ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती है? देर आर 8 लाइन इन ऑक्टेव पार्ट. इन फर्स्ट 4 लाइन ही says about the roaring sound of sea wave, and next 4 line from 5 to 8 he says about the melodious music of skylark, melodious song of skylark. In the next 4 line of the octave from 5 to 8, on the poet's left hand, दूसरी साउंड कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोएट. ही हियर्स द सेकेंड साउंड ऑफ द स्काईलार्क. सेकेंड साउंड किसका है? स्काईलार्क के गाने की आवाज़. स्काईलार्क क्या है? एक बर्ड है. इट इज़ द मेलोडियस साउंड ऑफ द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क. यहाँ पे आप साउंड इसको पढ़िए, SOUND. ओके, बाय माई मिस्टेक, यहाँ पर स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी, आप इसको सही कर लें. द मेलोडियस साउंड ऑफ द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क विच इज सीन soaring and singing higher and higher towards the sky. और उसका सॉन्ग कैसा है? स्काई के अंदर higher and higher, ज़्यादा और ऊंचा होता हुआ आता है. A lovely natural scene is visible here for us to observe. और यहाँ पर पोएट ने बहुत लवली सीन हमें दिए हैं ऑब्जर्व करने को, देखने को. द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क कमिंग थ्रू द विंड्स. जो स्काईलार्क ऐसा बर्ड है जो हमें दिखता नहीं है, और उसकी जो है बहुत ऊपर से, स्काई के अंदर बहुत ऊपर से सिर्फ उसके सॉन्ग की मेलोडियस आवाज़ ही, साउंड ही हमें सुनाई दे रही होती है. स्काईलार्क तो हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता है, इतने ऊपर वो स्काई में गा रहा होता है. एंड द स्काईलार्क सॉन्ग एवर द सेम. और स्काईलार्क का सॉन्ग भी हमेशा सेम रहता है, उसका सॉन्ग भी कभी ख़त्म नहीं होगा. मीन्स द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क इज सी म्यूजिकल टाइटली कोइल्ड सॉन्ग. टाइटली कोइल्ड मीन्स सर्कल, राउंड एंड राउंड, एज लाइक अ स्नेक. जैसे स्नेक पूरा राउंड एंड राउंड करके ऐसा हुआ रहता है, वो कोयल. तो उसका सॉन्ग भी बिल्कुल वैसा ही, इतना मेलोडियस है, इतना म्यूजिकल है, कोयल की तरह बिल्कुल हमें एकदम बांधे हुए. The song of skylark is compared here to a new roll of wool or silk yarn coiled tightly into a reel. अब यहाँ जो है poet uses the
पोएट यूजेस फाइंड मेटाफोर फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क। यहाँ बहुत अच्छे प्रकार से वो एक मेटाफर का यूज़ करता है। कौन सा मेटाफर? मेटाफर ऑफ, सबसे पहला मेटाफर तो क्या, वो स्काईलार्क के सॉन्ग को कंपेयर करता है एक न्यू रोल, एक नया, ऐसा नया रोल जो होता है, एक गिट्टा धागे का जो रोल होता है जिसमें ऊन या सिल्क यार्न इतना टाइटली उस गिट्टी के अंदर भरा हुआ रहता है, कोइल्ड किया हुआ, राउंड एंड राउंड। तो बिल्कुल ऐसा ही, as much as like a new roll or wool, new roll of wool coiled tightly into a reel as the skylark sings into the sky। और इसी तरह से स्काईलार्क का गाना है। तो फर्स्ट मेटाफर हेयर इज, हेयर पोएट यूजेस द फर्स्ट मेटाफर फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क एज अ न्यू रोल ऑफ वूल और सिल्क यार्न कोइल्ड टाइटली इनटू अ रील। पहला मेटाफर कौन सा है? ऐसा स्काईलार्क का गाना ऐसा है जैसे कि कोई नया गिट्टा, नया धागे का गिट्टी हो जिसके अंदर जो वून को या सिल्क यार्न को बहुत टाइटली उस पर लपेटा हुआ हो, बिल्कुल ऐसा ही उसका गाना है। द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग सीम्स टू रोटेट ग्रेजुअली, द सॉन्ग इज स्पीडली शावर्ड ऑन द अर्थ इन द मेलोडियस कर्ल्स। मीन्स फिर उस धागे से, जैसे ही गिट्टे से धागा ऐसे फिसल के वापस अनरोल होता है, तो बिल्कुल वैसे ही स्काईलार्क का गाना है जो ऊपर से हमारे ऊपर शावर किया जा रहा है, स्काई से हमारे ऊपर जैसे कि उस धागे की तरह शावर किया जा रहा है हमारे ऊपर उस सॉन्ग की मेलोडियस कर्ल्स मीन्स हैविंग राइज एंड फॉल। उसके गाने में इतना राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव है उन कर्ल्स की तरह, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्पीड से स्काई से वो हमारे ऊपर शावर हो रहा है, अर्थ के ऊपर उसकी बौछार हो रही है स्काईलार्क के सॉन्ग की। एंड नेक्स्ट, स्काईलार्क सॉन्ग इज कंपेयर्ड टू लॉक्स ऑफ फ्लीस ऑफ अ लैम। फ्लीस मतलब ऐसे छल्ले जो होते हैं, लॉक, लैम मीन्स भेड़ का जो मेमना होता है, छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड ऑफ लैम, जो भेड़ होती है उसका जो छोटा बच्चा होता है, उसकी वूल कितनी कोमल, कितनी सॉफ्ट और मुलायम सी होती है। तो उसकी लॉक्स का जो फ्लीस है, जो गुच्छा होता है, जो कर्ल होते हैं, उनसे कंपेयर किया है। सेकंड, द सेकंड मेटाफोर है, पोएट यूजेस द सेकंड मेटाफोर फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क एज द लॉक ऑफ फ्लीस ऑफ अ लैम। लैम की जो ऊन है उसके जो गुच्छे पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गुच्छे जो हैं वो स्काईलार्क के गाने में हैं। मीन्स द स्काईलार्क सॉन्ग हैज़ मैनी कर्ल्स, मैनी राइज एंड फॉल, इतना मेलोडियस उसका सॉन्ग है। तो यहाँ पर पोएट ने दो मेटाफर का यूज़ किया है फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क। पहला मेटाफर कौन सा है? पहला मेटाफर जैसा हमने देखा लाइन्स में, द स्काईलार्क सॉन्ग कंपेयर टू द न्यू रोल ऑफ वूल और सिल्क यार्न कोइडली टाइल्ड इनटू अ रील। और सेकेंड मेटाफर कौन सा है? स्काईलार्क सॉन्ग इज कंपेयर टू द लॉक्स ऑफ फ्लीस ऑफ द लैम के जो फ्लीस है, जो लॉक है, मीन्स लॉक्स मीन्स उसकी जो बाल हैं उनमें जो फ्लीस पड़े हुए हैं, जो गुच्छे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से एज दस पोएट यूजेस टू मेटाफोर फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क। फर्स्ट मेटाफोर ऑफ न्यू रोल ऑफ रील coiled, which is coiled tightly, and second is the metaphor of locks of fleece of a lamb. Okay, and similarly skylark song has curls and rise and fall। और इसी तरह उसके जो स्काईलार्क का जो सॉन्ग है उसमें भी वैसे ही कर्ल्स हैं, उतना ही राइज एंड फॉल है। Here the poet uses the metaphor of lamb to the song of skylark, and this song is always remain as fresh as before। और उसका सॉन्ग हमेशा इतना ही फ्रेश रहेगा जितना पहले था। मीन्स his
सॉन्ग इज़ फ्रेश फॉर एवरलास्टिंग, हमेशा की तरह उसका सॉन्ग जो है वो हमेशा इतना ही मेलोडियस रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज our explanation of sestet part. Okay, in the sestet part of the sonnet, the poet contrasts these two beautiful scenes and sounds of nature, i.e. means होता है id est, means for example of the sea waves and the skylark. और जो दोनों साउंड हैं ऑक्टेव में हमने देखा, ही डिस्क्राइब्स क्या उसने कहा है ऑक्टेव पार्ट में, ऑक्टेव पार्ट में उसने कहा है, इन दी ऑक्टेव पार्ट ही सेज अबाउट अ ब्यूटिफुल, ही depicts the beautiful picture of two sound. First is the sound of sea wave and second is the melodious song of skylark. And sestet part में वो क्या कर रहा है, इन दोनों सीन को वो कंट्रास्ट कर रहा है. किससे कंट्रास्ट कर रहा है? And also the moon with ugly, shabby and crumbling seaside town named Ryle, with its decaying and confused look and atmosphere because of man's indulgence in the modern civilization and materialism born of industrialization and urbanization. और उन ऑक्टेव में जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया है टू नेचुरल थिंग्स का, फर्स्ट इज सी वेव एंड सेकेंड इज द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क, और उनको कंपेयर किया है उसने एक क्रमलिंग टाउन राइल. राइल जो है वेल्स का ही एक टाउन है जो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है. क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? बिकॉज मेन्स इंडल्जेंस इन द एक्सेसिव मॉडर्निज्म, एक्सेसिव मेटेरियलिज्म. इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन और मेटेरियलिज्म किस कारण से आया? These kind of modern civilization materialism born of industrialization and urbanization. Industrialization means बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जो है आदमी मॉडर्न सिविलाइजेशन में ही लग गया, मॉडर्निज्म के पीछे ही भाग रहा है, और यही उसके डिक्लाइन और फाल का कारण बनेगा. द पोएट इज पेन टू रियलाइज दैट द फैक्ट that we have lost the joys and spiritual charm of life. और पोएट सेस्टेड पार्ट में पोएट लेमेंट कर रहा है, पेन मतलब दुख मना रहा है. किस चीज़ का दुख मना रहा है? कि वी हैव लॉस्ट, हम खो चुके हैं, द जॉय एंड स्पिरिचुअल चार्म ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के आनंद को और जो स्पिरिचुअल चार्म था उसको हम खो चुके हैं. स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक आनंद है लाइफ का उसको भी हम खो चुके हैं. विच वन बिलोंग टू आवर एंसेस्टर नेमली एडम, मीन्स जो हमारा पूर्वज जो एडम था, जो इतने नेचुरल सराउंडिंग को ईडन गार्डन में जो एंजॉय करता था, उस फर्स्ट बोर्न मैन, और एक धरती पर जो सारे क्रिएशन है, सारे क्रिएशन का सरताज मैन है, आदमी है, और उस सरताज होने का जो गौरव, जो प्राइड हमारे पास में था, उसको आज हम खो चुके हैं. क्यों खो चुके हैं? बिकॉज ऑफ आवर एक्सेसिव मॉडर्निज्म. द फर्स्ट बोर्न मैन एंड द क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन. ही लेमेंट्स फॉर दिस फैक्ट दैट वी द लॉर्ड ऑफ एंड प्राइड ऑफ ऑल क्रिएशन. हम क्या थे? लॉर्ड ऑफ एंड प्राइड ऑफ ऑल क्रिएशन. धरती के अंदर जितना भी क्रिएशन है, जितना प्राणी है, जितना सृजन है, क्रिएशन मीन्स सृजन है, उसका हम प्राइड हैं, गौरव हैं, उसके हम लॉर्ड हैं, एक सुप्रीम क्रिएचर हैं, लेकिन हमने वो खो दिया है. क्रिएशन हैव लॉस्ट अवर प्योर स्पिरिचुअल लाइफ, हमने हमारी वो प्योर स्पिरिचुअल लाइफ खो दी है. एंड एग्जिस्टेंस बाय नेग्लेक्टिंग नेचर, और प्रकृति को नेग्लेक्ट करके, नेचर को नज़रअंदाज करके हमने हमारी जो वो स्पिरिचुअल लाइफ और एग्जिस्टेंस जो था वो हमने खो दिया. एंड दिस इज दैट इज़ टू से, और इसका मतलब ये है, वी हैव डिसएलिएनेटेड अवरसेल्व्स फ्रॉम आवर लव टू द नेचर. और एलिएनेशन मीन्स टू सेपरेट, हमने अलग कर लिया है, हम खुद को नेचर से अलग कर लिया है.
We don't have enough time to spend with nature. Okay, we don't have time, even a single moment to spend with nature, to appreciate the beauty of nature. We always running forward, we always running towards the uh, achieve more and more money, achieve more and more material things. So this is the main cause of our decline, this is the main cause of our fall. These two natural scenes and sounds being pure as compared with crumbling seaside town Ryle, the poet forecasts that the stable and dynamic aspect of man's creative power are seen in the process of decay, disintegration, retrogression. Means decay means to fall, disintegration and retrogression means अपने उतार की तरफ जाना, अपने कॉलेप्स की तरफ जाना, एंडिंग की तरफ जाना. इट मीन्स मैंस लाइफ इज heading towards the deterioration and retrogression. Retrogression means progression से उल्टा, retrogression अपने विनाश की तरफ जाना. The man is moving fast towards his original state of slime. और लास्ट जो लाइन है, इन दी लास्ट लाइन ऑफ दिस सोनेट, उसने फिलोसफी ऑफ लाइफ यहाँ पे बता दी है. क्या फिलोसफी? कि वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे ओरिजिनल स्टेट की तरफ चले जाएंगे. हमारी फर्स्ट स्टेट और हमारी फर्स्ट स्टेज क्या थी? एक मिट्टी से हम बने स्लाइम. स्लाइम मीन्स सॉफ्ट थिक वेट मड. मड मीन्स डस्ट. एक गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिससे हम बने हैं, एक दिन हम वापस उसी मिट्टी में मिल जाएंगे. एंड दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ अवर सोनेट इज to man's last dust drain fast towards man's first slime. और आज जिस तरह से प्रैक्टिसेस मॉडर्न मैन कर रहा है टू अचीव मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे ऑलवेज go towards the modern civilization, and this causes urbanization, industrialization. It causes the fall of man. It causes the fall of whole creation on the earth. So here poet says that the poet forecasts that the stable and dynamic aspects of man's creation power are seen in the process of decay, disintegration, retrogression and the utter collapse. It means man's life is heading towards the deterioration and retrogression. The man is moving fast toward his original state of slime. Slime means soft, thick, wet mud and dust from which he was born. कौन से स्लाइम की तरफ चला जाएगा? उसी स्लाइम की तरफ जिससे कि वो पैदा हुआ है. मीन्स in the concluding line of the poem, Hawkins says that man through his own harmful doings and activities, and due to his cold and neglectful attitude towards the nature, has gone in reverse motion of his creation. His creation position means his first state of as a slime. Here lies the philosophy of life. Means in the last line of this poem, poet gives the philosophy of life, that man is born of dust and will mingle in the dust at last. The poet sadly says in the end of the poem. सबसे लास्ट लाइन जो हमारे सोनेट की है उसमें पोएट ने कहा है, ही गिव्स अ फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट मैन इज बोर्न ऑफ डस्ट. आदमी जिस डस्ट से पैदा हुआ है एक दिन निश्चित रूप से उसी डस्ट में मिल जाएगा. नाउ दिस इज आवर होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सोनेट as development of the thought and explanation of octave and sestet part. We also have third video regarding this poem, The Sea and the Skylark, written by Gerard Manley Hawkins. Okay, so be with me in next and upcoming video, the third video of this poem, and this will be on the critical appreciation of the poem.